सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है आज के इस 13 मई 2025 के डेली करंट अफेयर के सेशन में। मैं दिव्यांशु पांडे स्वागत करता हूं आपका फैक्ट पिकर के इस सेशन में। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अपनी तरफ से सब्सक्राइब जरूर करें। आज 13 मई है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन भी है और कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो कि आपके एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हैं उसको हम कवर करेंगे। इसी के साथ चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट एजुकेशन से रिलेटेड कोट के साथ इसमें कहा गया है कि द आर्ट ऑफ टीचिंग इज द आर्ट ऑफ असिस्टिंग डिस्कवरी। अगर टीचिंग में, पढ़ाने में जितनी आर्ट रहेगी, कला रहेगी, तो उससे आप कई खोज को असिस्ट कर सकते हो। और अब तो ये आपको बताना है कि यहाँ पर जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको कितना समझ में आ रहा है और आप अपने तरफ से क्या ऐड ऑन इस सेशन में करना चाहते हैं। इसी के साथ चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो पिछली क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था उसके आंसर को हम कवर करेंगे। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि द योग सूत्र वॉज गिवन बाय, ऑप्शंस आर स्वातर्मः, शिवानंद, पतंजलि या फिर आपका घेरानंद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, पतंजलि। अगर हम बात करते हैं योग सूत्र की, तो महर्षि पतंजलि प्रणीत योग दर्शन भारतीय 6 दर्शनों में से एक प्रमुख दर्शन है। योग के संपूर्ण वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक पक्ष का सूत्रकार ने 4 पादों में समाहित किया है, जिसमें समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। योग दर्शन को पूरे विश्व में पतंजलि योग सूत्र से भी जाना जाता है और पूरे विश्व में योग के विषय में यह एकमात्र प्रमाणिक ग्रंथ है। तो ये जो टोटल आपके 4 पादों में इसको विभक्त किया गया है उसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ब्रीफली। इसमें जो चैप्टर फर्स्ट है समाधिपाद, उसमें कहा गया है कि समाधिपाद पतंजलि योग सूत्र के 4 पादों में से पहला पाद है। समाधिपाद इस प्रथम पाद में मुख्य रूप से समाधि तथा उसके विभिन्न भेदों का वर्णन करता है। वहीं पर साधनापाद में या द्वितीय पाद में प्रारंभिक साधक के लिए योग के साधनों का वर्णन किया जाता है, अर्थात वे उपाय जिनसे योग मार्ग प्रशस्त होता है, तो इसको हम साधना पाद कहते हैं। इसी के साथ तीसरे चैप्टर में विभूति पाद है जो कि अनुष्ठान से रिलेटेड रहा करता है, और चौथे में कैवल्य पाठ है। ठीक है, तो ये आपका जो कैवल्य है इसका अर्थ होता है ग्रंथ को समझने के लिए आवश्यक प्रवृत्ति विशेष धारण कर चुका होता है। योग के अनुशासन को प्रारंभ इसमें किया जाता है। इसी के साथ शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। सबसे पहले अपने इवेंट के साथ जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स से रिलेटेड है, और इस फिजिकल हेल्थ इंडेक्स को नीति आयोग के द्वारा पब्लिश किया गया है। तो यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश किया करती है। नीति आयोग का पूरा नाम आप सभी जानते होंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार के द्वारा पंचवर्षीय योजना अर्थात 5 ईयर प्लानिंग कमीशन को हटाकर उनकी जगह पर इसको लाया गया था, और नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इस बार इनके द्वारा फिजिकल हेल्थ इंडेक्स को रिलीज किया गया है और बताया गया कि भारत के राज्य और यूटीज किस पायदान पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में हैं। इट चेक्स हाउ स्टेट अर्न इनकम, स्पेंड ऑन डेवलपमेंट एंड हैंडल डेब्ट। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो हेल्थ की इंडेक्स होती है, हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य हमारा नहीं बल्कि कौन सा स्वास्थ्य, धन का स्वास्थ्य। इसमें बताया जो राज्य होते हैं किस तरीके से आय को सृजित करते हैं, खर्च करते हैं, उसका डेवलपमेंट करते हैं, और जो भी डेब्ट है उसको हैंडल किया करते हैं। द रिपोर्ट हेल्प्स अस नो विच स्टेट आर यूजिंग देयर रिसोर्सेज वाइसली। इसमें यह भी बताया गया कि जो भारत में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं उनके द्वारा किस प्रकार से रिसोर्सेज को सही प्रकार से खर्च किया जाता है। अगर हम टॉप 10 बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स इस इंडेक्स में देखें तो इनकी लिस्ट कुछ इस प्रकार से है। उड़ीसा पहले पायदान पर, फिर छत्तीसगढ़, तीसरे पे गोवा, चौथे पे झारखंड, पांचवें पे गुजरात, छठवें पे महाराष्ट्र, सातवें पे उत्तर प्रदेश, आठवें पर तेलंगाना, 9वें पे मध्य प्रदेश और 10वें पर कर्नाटक है। यहाँ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ही ऑर्डर्स में आपका पूछा जा सकता है। अगर आप इनमें से सबसे छोटे स्टेट को देखोगे तो वो आपका गोवा है, सबसे बड़े स्टेट को देखोगे तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ना,
तो इनकी पोजीशंस क्या है, FHI में इनका स्कोर क्या है, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिजिकल प्रूडेंस और डेब्ट इंडेक्स इन सभी राज्यों का क्या है। तो सभी जो डेटा है वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि डेब्ट इंडेक्स इस आपके इंडेक्स में किस स्टेट का ज्यादा है या फिर कम है। जैसे कि उड़ीसा का 99, छत्तीसगढ़ 79.6, गोवा 51, झारखंड 66.9 ना अप्रॉक्स 67, गुजरात 69, महाराष्ट्र 67.4, उत्तर प्रदेश 59.9, तेलंगाना 53.3, मध्य प्रदेश 61, कर्नाटक 62.2। तो इसमें से भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में। अगर हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को देखें तो इसमें सबसे पहले क्या कवर किया जाता है, स्पेंडिंग मनी ऑन डेवलपमेंट, किसी भी राज्य के द्वारा विकास के कामों में कितना पैसा खर्च किया जा रहा है। दूसरा, अर्निंग थ्रू टैक्सेस एंड अदर इनकम, वो राज्य कर से और अतिरिक्त आय के साधन से कितना कमा रहा है। तीसरा, मैनेजिंग लोन्स एंड डेब्ट, सभी राज्य किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से, चाहे वो भारत की हो या फिर विश्व की हो, उनसे वो उधार लिया करते हैं। कितने इंटरेस्ट पर वो पैसे को खर्च कर रहे हैं, जो उधार लिए हुए हैं उस पैसे को कहाँ पर वो आपका इम्प्लीमेंट करवा पा रहे हैं। इन सभी क्राइटेरिया को फिजिकल इंडेक्स हेल्थ पॉलिसी में आपका देखा गया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए टॉप 5 जो स्कोरिंग स्टेट्स हैं भारत के, उसमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात आता है। वहीं पर बॉटम 5 में पंजाब, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरल और हरियाणा है। तो इनको आप सभी जरूर याद रखें। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। तो ये पहला इवेंट था। दूसरे इवेंट की तरफ चलेंगे जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज सेकंड हो रहा है और इसकी मेजर हाइलाइट्स ये है कि दीपिका कुमारी इंप्रेसिव कम बैक आफ्टर हर सेमीफाइनल डिफीट वेयर शी क्लिंच अ ब्रॉन्ज मेडल इन अ हाई प्रेशर मैच। इसमें कहा गया है कि फॉर अचीवमेंट इन इंडिया इन द स्पोर्ट ऑफ आर्चरी where Deepika Kumari performance adds to the country's growing success on the global stage, especially in the recurve archery category। अब इसमें इनके द्वारा काफी अच्छा प्रदर्शन किया गया है। अभी आर्चरी वर्ल्ड कप को शंघाई चीन में मई 2025 में कंडक्ट करवाया जा रहा है। इसमें मेडल ब्रॉन्ज आया है। अपोनेंट सेमीफाइनल में लिन शियोन थे, वर्ल्ड नंबर 1 कोरिया के। अपोनेंट इन ब्रॉन्ज प्ले ऑफ कैंग शी योंग। स्कोर इन ब्रॉन्ज प्ले ऑफ दीपिका कुमारी डिफीटेड कैंग ची योंग बाई 7-3। तो कोरियन खिलाड़ी को इनके द्वारा हराया गया है और इस मेडल को अर्जित किया गया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए वाई इन द न्यूज, दीपिका कुमारी क्लिंचेस ब्रॉन्ज मेडल एट द आर्चरी वर्ल्ड कप। इवेंट आपका शंघाई में हो रहा है। इंडिया की अगर आप मेडल टैली इंडेक्स देखो, टोटल 6 मेडल हमने प्राप्त किए हैं ना, इंक्लूडिंग 5 इन कंपाउंड आर्चरी। दीपिका कुमारी मेडल ब्रॉन्ज विमेन में लाई है इन्होंने। अपोनेंट इन्होंने कोरिया वर्ल्ड नंबर 1 लिम शियोन को हराया है और इस प्रकार से भारत इसमें काफी बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्चरी वर्ल्ड कप की। आर्चरी का मतलब होता है तीरंदाजी, ठीक है। सो द आर्चरी वर्ल्ड कप इज अ कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज बाय वर्ल्ड आर्चरी। कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है? वर्ल्ड आर्चरी के द्वारा किया जाता है, जिसमें टोटल 4 स्टेज होते हैं इन 4 कंट्रीज एंड द बेस्ट 8 आर्चर्स ऑफ ईच कैटेगरी। From 2010, 4 archers during 2006 to 9 advanced to an additional stage to contest the Archery World Cup Final। इसकी शुरुआत 2006 में आपकी की गई थी और फिर 2023 में वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप न्यूयॉर्क में आपका कंडक्ट किया गया था, ठीक है। और 2004 समर ओलंपिक्स में भी इसको लाया गया था। आर्चरी भूटान राज्य का, भूटान देश का एक राष्ट्रीय खेल है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है और इसमें कहा गया कि इट वाज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल स्पोर्ट इन 1971 एंड द स्पोर्ट इज डीपली इनग्रेन्ड इन भूटानीज कल्चर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो आप कहेंगे कि अभी तक भारत सरकार के द्वारा किसी भी खेल को आधिकारिक या फिर राष्ट्रीय खेल घोषित भारत का नहीं किया गया। उसी प्रकार से भारत की भी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ठीक है, क्योंकि भारत विविधताओं वाला देश है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड नेक्स्ट इवेंट है। मेरे ख्याल से आप सभी विराट कोहली के इस पिक्चर को देखकर पहचान गए होंगे कि मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं। विराट कोहली ने कल ही टेस्ट क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट को अनाउंस कर दिया है
और हम जानते हैं कि भारत के काफ़ी लीडिंग स्कोरिंग ये बैट्समैन रहे हैं, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो। तो इन्होंने टेस्ट की टोटल 123 इनिंग्स अभी तक खेली हुई है, ठीक है, मैचेस खेले हैं, 210 इनिंग्स है, 9230 रन इन्होंने आपका बनाया हुआ है, हाईएस्ट स्कोर 254 का है, और अगर हम इनके एवरेज को देखें 46.85 को, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। ओडीआई में अभी तो ये चल ही रहे हैं, T20 से इन्होंने रिटायर पहले ही पिछले साल ले लिया था, और आईपीएल में तो अभी खेल ही रहे हैं, 263 मैचेस हैं। ओडीआई में इनका जो एवरेज है वो 57.88 का, T20 में 48.7 का, आईपीएल में 39.58 का रहा है। तो ये काफ़ी अच्छे खिलाड़ी भारत के हैं, और T20 टेस्ट से संन्यास इन्होंने ले लिया है, ओडीआई में अभी भी बरकरार हैं, और बहुत सारे भारतीय हैं जो कि इनको 2027 के वर्ल्ड कप में देखना चाहते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसी महीने जो इंडियन टीम के कैप्टन रोहित शर्मा है, उन्होंने भी टेस्ट से संन्यास ले लिया है, रिटायरमेंट ले ली है, और ये दोनों प्लेयर ने T20 एज वेल एज टेस्ट मैच से रिटायरमेंट ले लिया है। तो ये थे विराट कोहली। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट इवेंट की तरफ। यहाँ पर आप पिक्चर देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो फ्लैग्स हैं वो भारत और यूरोपियन यूनियन के लगे हुए हैं, और यहाँ पर हमारे पीयूष गोयल जो कि कॉमर्स मिनिस्टर हैं और यूरोपियन यूनियन के मिनिस्टर के बीच में डिस्कशंस को कंडक्ट किया जा रहा है। ये डिस्कशन हो रही हैं एफटीए के द्वारा, एफटीए के लिए। एफटीए का फुल फॉर्म फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, जिसको हिंदी में मुक्त व्यापार समझौता कहा करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि भारत एंड ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट negotiation have entered a crucial phase with both sides agreeing to a two-stage approach। ठीक है, अब जितने भी देश हैं विश्व के, चाहे अमेरिका हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोपियन यूनियन हो, ये सभी चाहते हैं कि भारत के साथ हम अधिक से अधिक व्यापार करें, और उसमें जो ट्रेड बैरियर आता है टैरिफ्स के रूप में, उसको एफटीए के माध्यम से रिड्यूस किया जा सके। दिस मार्क आर रिन्यूड बाय पुश बाय भारत टू रैप अप की ट्रेड डील्स इन 25, including ongoing talks with UK, USA and the Australia. Minister Piyush Goyal's recent visit to the Brussels underlines India's urgency to reduce trade barriers and expand market access in Europe amid global economic uncertainties। तो यूरोप में अगर आप देखोगे तो उनकी इकोनॉमी काफ़ी उथल पुथल है, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी आपने देखा होगा तो किस प्रकार से एक दिन के लिए पावर कट क्राइसिस हो चुकी थी, और यूरोप का अधिकतर पैसा यूक्रेन के वॉर में भी जा चुका है। तो यूरोप चाहता है कि अब हम अपने ट्रेड को, अपने इकोनॉमी को काफ़ी बेहतर करें। इसके की ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहेंगे? सबसे पहला, फाइनलाइज द इंटरिम एग्रीमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल, अचीव अ कंप्रहेंसिव एफटीए बाय द एंड ऑफ 25, enhance market access and reduce non-tariff barriers, implement trade liberalization in low conflict sector first, और लास्ट इसका क्या है, build on momentum from the recent trade deals with UK and the Australia। अभी अमेरिका ने कई देशों के ऊपर आपका सैंक्शंस लगाया था, या फिर हम कह सकते हैं कि टैरिफ्स को इंक्रीज कर दिया था, जिसमें भारत भी शामिल था। और सबसे ज़्यादा अगर उनके द्वारा टैरिफ किसी देश के ऊपर इम्पोज किया गया था तो वो चाइना है। तो अमेरिका और चाइना की ट्रेड वॉर चल रही है, भारत इसमें एक नए अवसर को तलाश रहा है, और भारत चाहता है कि विश्व के अधिक से अधिक देशों के साथ भारत का व्यापार काफ़ी बढ़े, और हमें भी उन देशों में मार्केट एक्सेस प्राप्त हो सके। अगर आप जानना चाहोगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, तो इसको एफटीए शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, हिंदी में मुक्त व्यापार समझौता कहते हैं। सो एफटीए आर ट्रीटीज बिटवीन टू और मोर कंट्रीज डिजाइन टू रिड्यूस और एलिमिनेट सर्टेन बैरियर्स टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड टू फैसिलिटेट स्ट्रॉन्गर ट्रेड एंड कॉमर्शियल टाइज बिटवीन द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। इसमें क्या होता है, मान लीजिए भारत का सामान ऑस्ट्रेलिया को जा रहा है, और ऑस्ट्रेलिया हमारे सामान पे, हमारे गुड्स पे 35% टैरिफ लगा दे रहा है, और मान लीजिए कोई आर्टिकल 100 रुपये का 35% आप उसमें लगा दिए टैरिफ, 135 का हो गया। ऑस्ट्रेलिया के सब जगह जाते 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 मान लीजिए वो 200 रुपये का बिक रहा है ना। अगर उसी आप एफटीए को या लगा देते हैं और टैरिफ को रिड्यूस करके 35% से 15% कर देते हैं, तो जो ऑस्ट्रेलिया के कंज्यूमर हैं जब वो उस प्रोडक्ट को रिसीव करेंगे तो वो भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में कर लेंगे, जिससे कि भारत के सामान अधिक से अधिक वहाँ पर बिक सकेंगे, और वाइसे वर्सा ऑस्ट्रेलिया भारत में भी आपका कर सकेगा। भारत के द्वारा अभी तक टोटल 13 रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स आपके साइन किए गए, जिसको एफटीए भी कह सकते हैं, विथ वेरियस कंट्रीज, जिसमें जापान, साउथ कोरिया,
एशियान कंट्री, एशियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, जिसमें टोटल 10 मेंबर्स हैं और भारत इसमें एज अ ऑब्जर्वर कार्य किया करता है। सार्क की कंट्रीज है मॉरिशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया है। इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट टू ऑल दीज कंट्रीज रीजन्स हैव रजिस्टर्ड अ ग्रोथ इन द लास्ट 10 ईयर्स। तो ये थी एफटीए से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। इसी के साथ मैं आपको ले चलूंगा स्पेस सेक्टर की तरफ। कल ही हमारे इसरो के चीफ, जिनका नाम डॉक्टर वी नारायणन है, उनके द्वारा एक बड़ी जानकारी पूरे भारतवासियों को दी गई और उन्होंने कहा कि 10 सैटेलाइट्स वर्किंग राउंड द क्लॉक टू इंश्योर इंडिया सिक्योरिटी। तो भारत की सुरक्षा की हित को देखते हुए हमारे द्वारा, हमारी स्पेस एजेंसी के द्वारा टोटल 10 जो उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं, उनको राउंड द क्लॉक आपको चलाया जा रहा है, जिससे कि दुश्मन की सभी गतिविधियों पर हमारी निगाह हम रख सकें। एड्रेसिंग द 5th कॉन्वोकेशन सेरेमनी ऑफ द सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इम्फॉल, इसरो चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन said that at least 10 satellites are working around the clock for strategic purpose। अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा, कल ही एक और ब्रीफिंग आपकी की गई जिसमें भारत ने बताया ना, बिना नमानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीती, राम भय सको तब भय बिन हो न प्रीति। तो इसी प्रकार से हमारे इसरो के द्वारा भी सिक्योरिटी को चाक चौबंद किया जा रहा है। इनके द्वारा कहा गया कि यू ऑल नो अबाउट आवर नेबर्स, ठीक है, हम सभी, आप सभी जानते होंगे हमारे पड़ोसियों के बारे में कि पड़ोसी हमारे कैसे हैं, जिसमें चीन है और पाकिस्तान है। अभी नया नया तो बांग्लादेश भी अब हमको आंखें दिखाने लगा है। If we have to ensure the safety of our country, we have to serve through our satellites. We have to monitor our 7,000 किलोमीटर seashore area। मैं आपको ये भी बता दूं, अभी रिसेंट स्टडी पिछले ही साल एमएचए के द्वारा की गई है और एमएचए ने बताया है कि भारत की जो सी शोर पूरी लाइन है, गुजरात से लेकर आपके पश्चिम बंगाल तक, उसकी लेंथ 11,098 किलोमीटर की है। पहले ये 7516 किलोमीटर थी, लेकिन जो अभी रिसेंट स्टडीज की गई उसमें लगभग 12,000 किलोमीटर है। आगे ये कहते हैं वी हैव टू मॉनिटर द एंटायर नॉर्दर्न पार्ट कंटिन्यूसली। हमें मतलब 24/7 आवर, 24/7 आवर जो है नॉर्दर्न पार्ट को कवर करना होता है। विदाउट सैटेलाइट एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी वी कांट अचीव दैट। इसलिए भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में वृद्धि करता जा रहा है। स्पीकिंग अबाउट इंडियाज अचीवमेंट इन द स्पेस, इसरो चेयरमैन सेड चंद्रयान फर्स्ट मिशन डिस्कवर्ड एविडेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द मून सरफेस। आपको मैं बता दूं, चंद्रयान फर्स्ट को भारत के द्वारा 2008 में लॉन्च किया गया था, चंद्रयान सेकंड को 2019 में और चंद्रयान आपके थर्ड को, ठीक है, पिछले साल किया गया था, आप बताना मुझे, ठीक है, मेरे ख्याल से 2023 में किया गया था और उसकी काफ़ी अच्छी फाइंडिंग्स आती जा रही हैं। तो हम वाइब्रेंट स्पेस पावर बनने जा रहे हैं, जिसका लक्ष्य हमने 2040 रखा है और इसके अंतर्गत भारत स्पेस स्टेशन 2035 तक हम डेवलप कर लेंगे। He added that India has launched and placed 433 satellites into orbit for 34 countries। तो लगभग 400 से अधिक हमने सैटेलाइट्स को 34 कंट्रीज के लिए दिया है और जो इसरो की सुविधाएं हैं, जो सेवाएं हैं, वो काफ़ी एफोर्डेबल हैं। इसी के साथ इनके द्वारा कहा गया कि वी नारायण एडेड इसरो इज डेवलपिंग अ सैटेलाइट फॉर G20 कंट्रीज टू स्टडी क्लाइमेट एंड एयर पोल्यूशन एंड मेजर मॉनिटर वेदर। ठीक है, तो G20 की जब मीटिंग आपकी 2023 में भारत में हो रही थी तो उस समय अफ्रीकन यूनियन को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया था। अब आपको ये बताना है कि इस साल 2025 में G20 की प्रेसिडेंसी किस देश के द्वारा होस्ट की जा रही है। अगर हम भारत के कार्टोसेट सीरीज के सैटेलाइट्स को देखें तो इसमें कार्टोसेट 1, कार्टोसेट 2, कार्टोसेट 2C, कार्टोसेट 3 को इसरो ने लॉन्च किया है। ये एक मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट्स हैं। अगर हम इनके बारे में जानें तो कार्टोसेट 3 इज अ थर्ड जनरेशन एजाइल एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट डेवलप्ड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना आप याद कर लीजिए 15 अगस्त 1969 में की गई थी। इट रिप्लेसेस द IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग सीरीज एंड हैज हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग कैपेबिलिटी। लॉन्च अब्रॉड द PSLV का फुल फॉर्म देख लीजिए, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। C-47 से हमने कार्टोसेट को लॉन्च किया हुआ है और ये अभी वर्किंग है। इसके की फीचर की बात करें तो जो इसका पैनोक्रोमेटिक रेजोल्यूशन है वो 0.25 मीटर का है। ऑर्बिट आपका इसका 509 किलोमीटर एल्टीट्यूड पर हमने छोड़ा हुआ है, वो भी
97.5 डिग्री इंक्लिनेशन पर इक्वेटर से। इसका वेट 1625 किलोग्राम का है और इसमें हाईली एजाइल कैमरा, हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन एंड एडवांस कंप्यूटर सिस्टम लगाया गया है। कॉमर्शियल यूज, इसका फर्स्ट कॉमर्शियल ऑर्डर फ्रॉम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, द कॉमर्शियल आर्म ऑफ द इसरो। चलिए, इसी के साथ अगर हम इसकी एप्लीकेशंस को देखें तो इसका कार्य नेशन सिक्योरिटी डिफेंस में काम होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट अर्बन प्लानिंग में और कार्टोग्राफी एंड रिमोट सेंसिंग में इसका कार्य भारत सरकार के द्वारा लिया जाता है। इसी के साथ कार्टोसैट सैटेलाइट सीरीज में कार्टोसैट 1, 2, 3, रीसेट, ओशियन सेट और आपका इनसेट मेगा आते हैं। सभी के कार्य आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जिससे कि भारत को काफी ऊर्जा शक्ति मिलती जा रही है। हमारे इसरो के द्वारा आदित्य L1 हो या फिर चंद्रयान हो, मंगलयान हो या फिर आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सभी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और अभी तो 29 मई को इंडियन स्पेस स्टेशन में हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी जाएंगे। तो भारत की उपलब्धि स्पेस सेक्टर में लगातार बढ़ती जा रही है। इसी के साथ जो नेक्स्ट इवेंट है वो भी हमारे स्पेस से और सैटेलाइट से रिलेटेड है। इसमें कहा गया है कि 52 स्पाइस सैटेलाइट्स इंडियाज बिग मूव। तो देखिए किस प्रकार से 52 सैटेलाइट्स हैं। सो द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी डायरेक्टेड 3 प्राइवेट फर्म्स, जिसमें अनंत टेक्नोलॉजी, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज एंड टू मूव अप देयर सैटेलाइट डेवलपमेंट शेड्यूल फ्रॉम 4 years to 12 to 18 month। तो भारत चाहता है कि हम 2026 के पहले अपने अधिक से अधिक स्पाइस सैटेलाइट्स को डेवलप करें, जिससे कि भारत एक टेक्नोलॉजिकल एज अपने दुश्मनों पर प्राप्त कर पाए। One such satellite which is in the advanced stage of the development is expected to be ready this year itself. Produced by Anant Technology, the satellite will either be launched abroad ISRO's Launch Vehicle Mark 3, इसको शॉर्ट फॉर्म में LVM कहते हैं, और स्पेस एक्स डिपेंडिंग ऑन मिशन शेड्यूल्स। ठीक है, तो चाहे हम अपने रॉकेट से इसको लॉन्च कर लें या फिर स्पेस एक्स से इसको आपका लॉन्च करवा पाएं। This initiative is a part of $3 billion space-based surveillance 3 mission, which was approved by Prime Minister Modi led Cabinet Committee on Security। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को चेयर किया जाता है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। इसमें प्रधानमंत्री के अलावा डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रहा करते हैं। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अंडर द प्रोग्राम 52 surveillance satellites are being built to monitor India's borders. In addition, these spy satellites will provide crucial assistance during natural disaster and such earthquake और floods। ठीक है, तो हमको ये पता चलता है कि मौसम कैसा है, कहाँ पर पानी की कमी है, कहाँ अधिकता है, कहाँ पर दुश्मन कम है, दुश्मन क्या एक्टिविटी कर रहा है, इन सभी की नॉलेज हमको होती है। और इन 3 हमारे प्राइवेट फर्म्स को इनका ऑर्डर दिया गया है, जिसकी कॉस्ट $3 बिलियन भारत को आपकी आ रही है। और इसमें जो है हमारा जो स्पेस मिशन चंद्रयान 3 था वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा था ना। हम मून के साउथ पोल पर पहुंचने वाले विश्व के पहले देश भी बने हुए थे। इसी के साथ इसमें कहा गया है कि अल्फा डिजाइन हैज बीन वन ऑफ इसरोज की पार्टनर इन बिल्डिंग एंड डिप्लॉइंग IRNSS। आपके एग्जाम में इसका फुल फॉर्म आ सकता है, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, इसका इस्तेमाल नौसेना काफी करती है। विच सीक्स टू रिप्लेस द GPS इन इंडिया ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम विथ नाविक एंड इंडिजीनियस नेविगेशन स्टैंडर्ड। इट वॉज एक्वायर्ड बाई अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अडानी एंटरप्राइजेस इन अप्रैल 2019। अभी तक अगर मैंने जितना पढ़ाया आपको उसमें अगर आपको कुछ डाउट है, नहीं आया है, तो आप जरूर पूछिए। साथ ही साथ अब हम बढ़ते हैं इस सेशन के क्वेश्चंस की तरफ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज विच स्टेट टॉप द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 रिलीज बाय द नीति आयोग? गोवा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो आपको अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज द उड़ीसा। अगला प्रश्न, व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन ऑफ उड़ीसा securing the top position in the physical health index 25? क्या कारण है इनका? पहला, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, ऑप्शन बी एक्सेलेंट डेप्थ मैनेजमेंट एंड गुड रेवेन्यू कलेक्शन, ऑप्शन सी हाई इंडस्ट्रियल आउटपुट, ऑप्शन डी सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग।
काफी ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए क्योंकि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रहा करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक्सेलेंट डेप्ट मैनेजमेंट एंड गुड रेवेन्यू कलेक्शन। इस कारण से इनको पहला स्थान इसमें मिला हुआ है। अगला प्रश्न, हु सिक्योर्ड द ब्रॉन्ज मेडल एट द आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज सेकंड इन शंघाई? लिम शियोन, कैंग ची योंग, दीपिका कुमारी या फिर अतानु दास? So right answer is option C, that is the Deepika Kumari. अगला प्रश्न, which country archer did Deepika Kumari defeat to win the bronze medal? जिसको कांस्य पदक कहते हैं। चीन, जापान, साउथ कोरिया या फिर थाईलैंड? जब भी हम साउथ कोरिया की बात करते हैं तो हम रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया की बात करते हैं, ठीक है ना। और नॉर्थ कोरिया तो आप जानते हो, रिपब्लिक ऑफ कोरिया साउथ कोरिया है। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है, साउथ कोरिया। अगला प्रश्न, what stage of negotiation has the India European Union FTA entered recently? Initial talks, review talks, two stage approach या फिर finalization? जो अभी की वार्ता हो रही है उसको हम टू स्टेज अप्रोच में गिनते हैं, काउंट करते हैं। अगला प्रश्न, how many regional trade agreement has India signed so far? 10, 11, 13, 15? तो भारत ने अभी तक, अगर आप FTA या फिर RTA पे देखोगे तो टोटल 13 एग्रीमेंट्स इस प्रकार के कई देशों के साथ साइन किए हुए हैं। अगला प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ द एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट डेवलप्ड बाय द इसरो? इनसैट 3D, कार्टोसैट 3, रीसेट 2BR या फिर जीसैट 6A? तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का नाम आपका कार्टोसैट 3 है, ठीक है। ये हमारी थर्ड जनरेशन की सैटेलाइट है। अगला प्रश्न, व्हाट लॉन्च व्हीकल वाज यूज्ड टू लॉन्च कार्टोसैट 3? जब हमने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया था तो किस हमने व्हीकल का यूज किया था? GSLV मार्क 3, PSLV C-47, GSLV मार्क 2 या फिर SSLV D1? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV को जियोसाइनरस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं और इसको स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता है। अब आप ये बताओ कि LVM का फुल फॉर्म क्या होता है? सभी के आंसर आने चाहिए। अगला प्रश्न, हाउ मेनी सैटेलाइट्स are currently working around the clock for India's strategic purpose according to the ISRO chief Dr. V. Narayanan? 5, 7, 10, 15? तो नंबर गेम है, फटाफट अपने अपने आंसर करते जाइए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो जरूर पूछिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन इन्वॉल्विंग द डेवलपमेंट ऑफ 52 सर्वेलेंस सैटेलाइट्स फॉर भारत? जीसैट मिशन, गगनयान मिशन, स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस 3 या फिर भारत सैट प्रोजेक्ट? तो ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है आपका स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस हमको करना है। अगला प्रश्न, एट व्हाट एल्टीट्यूड डिड DRDO सक्सेसफुली कंडक्टेड द मेडन फ्लाइट ट्रायल्स ऑफ इट्स स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म? मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, मैंने आपको ये पढ़ा चुका हूँ, आप प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, 17 किलोमीटर। For which high precision weapon used by Air Force in Operation Sindoor is a long range air launched cruise missile developed by the MBDA? Hammer, loitering munition, Scalp, BrahMos? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। During Operation Sindoor, Air Force employed several high precision weapons to secure accurate target, ठीक है, जिसमें स्कैल्प क्रूज मिसाइल थी जिसको स्टॉर्म शैडो के नाम से जाना जाता है। तो ये सब यूरोप की मिसाइल है, मेनली फ्रांस की है। अगला प्रश्न, इन विच सिटी द न्यू ब्रह्मोस मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन भारत? तो 11 मई को इसको एस्टैब्लिश किया गया है और ये फैसिलिटी भारत के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित करवाई गई है। लखनऊ उत्तर प्रदेश का कैपिटल है और हमारे इंडियन आर्मी के जो सेंट्रल कमांड है उनका हेडक्वार्टर भी है। इसको भी आपको जरूर पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, विच कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट द राफेल? ठीक है, राफेल कहते हैं, राफेल कहते हैं। तो इसको कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है? एयरबस डिफेंस, डसॉल्ट एविएशन, थेल्स ग्रुप या फिर इंस्क्नीमा? तो राइट आंसर इज डसॉल्ट एविएशन, ठीक है। और राफेल के हमारे पास टोटल 36 एयरक्राफ्ट हैं। एक स्क्वाड्रन में जो है टोटल 18 एयरक्राफ्ट आते हैं और अभी भारत ने फ्रांस के साथ 26 राफेल के मरीन जेट का डील कर लिया है, ठीक है। लगभग 63-64,000 करोड़ में हमारे पास 26 राफेल मरीन जेट जो है 2030 तक आ जाएंगे।
इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल रिसेंटली कंडक्टेड इन बेंगलुरु टू इनहेंस इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस? ऑपरेशन अभ्यास, मिशन रक्षा, एक्सरसाइज सुरक्षा, ऑपरेशन शक्ति। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज द ऑपरेशन अभ्यास। तो ये थे क्वेश्चन। अब हम आज के सेशन के होमवर्क की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि द इंडियन पार्लियामेंट कॉम्प्राइजेस ऑफ, ऑप्शंस आर लोकसभा ओनली, राज्यसभा ओनली, ऑप्शन 3 प्रेसिडेंट एंड द 2 हाउसेस ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, एंड ऑप्शन डी इज राज्यसभा एंड द लोकसभा। जो भी इसमें करेक्ट ऑप्शन है उसका आंसर आपको विद एक्सप्लेनेशन हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। ये सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अपनी तरफ से सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। जय हिंद।